नमस्कार सभी दोस्तों को भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का चहल रंबल में स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे बहुत सारे विषय हैं, घरेलू भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे आज जो जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने बेसिकली आज मतलब एक जजमेंट देने से पहले, मतलब एक मुस्लिम लड़की थी, उसको हिस्सा नहीं मिल रहा था। तो उसको मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है ना हिंदुओं में कि माँ बाप या दादा दादी की जो भी संपत्ति है उसके आगे जो संतान, चाहे लड़का हो या लड़की हो, प्रॉपर्टी के बराबर के हिस्सेदार होते हैं। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता। तो जस्टिस सूर्यकांत ने आज कहा कि ये सब चेंज करने का अब समय आ गया है, पर अगर इनको हटाएं तो उसके बाद लिखें क्या इनकी जगह पर। तो चलिए शुरुआत ही हुई है, पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये पूरा मुद्दा है क्या। जैसे हिंदुओं को दे दिया गया हिंदू कोर्ट बिल। हमारे अपनी कोई पंचायत, कोई कुछ नहीं है, हम जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कोर्ट में जाना है। ठीक है। ऐसे ही मुस्लिमों को दिया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इस लॉ बोर्ड में बेसिकली है क्या और कैसे ये सब चीजें हुई, मैं ये सब बातें आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहले तो जिस टाइम 1947 में हमें आज़ादी के बाद जब ऐसा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनना इंडिया में और ये सब हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने हमें तो दे दिया ये अपना हिंदू कोर्ट बिल। तो कहा गया कि मुसलमानों के लिए भी यही लागू कर देते हैं। तो वो नहीं कहता, अभी मुस्लिम इसके लिए अभी तैयार नहीं है। तो तैयार तो ना वो 80 साल पहले थे और ना अब है। अब ये मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ बोर्ड में है क्या, ये सब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। आप बेसिकली दो टाइप के हमारे यहाँ लॉ होते हैं, जैसे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में क्या आता है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कोई पैसों का डिस्प्यूट है, या कोई टैक्स का डिस्प्यूट है, ये सब हमारे सिविल हैं। और क्रिमिनल में जैसे कोई कोई रेप का केस है, मर्डर का केस है, या मारपीट के मुकदमे हैं, या फिर अपना चोरी के मुकदमे, ये सब ऐसे जितने भी मुकदमे होते हैं ये सब क्रिमिनल लॉ है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की ये सब बातें चल रही थी, तो उस टाइम हमारे पंडित जी और अंबेडकर ने डिसाइड किया कि मुस्लिमों ने बोला है कि हमें तो शरीयत चाहिए है देश में। चलो पूछा गया, भाई शरीयत में फिर क्या क्या कानून है तुम्हारे, बताओ फिर क्या क्या उसमें इम्प्लीमेंट होंगे और कैसे कैसे चीजें हैं। तो उसमें भी ऐसे ही सेम, सिविल के लिए अलग हो और उसके लिए अलग है, क्रिमिनल के लिए। तो सिविल के कानून तो मान लिए इन्होंने, और क्रिमिनल में कहने लगे कि नहीं, हमें वही कानून चाहिए। क्यों चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो सिविल में आ जाओ। जैसे मुसलमान 4 शादी कर सकते हैं, हाँ ये हमें एक्सेप्टेबल है, ओके। उसके बाद शादी करने के लिए लड़की की उम्र मैटर नहीं करती, वो 6 साल से लेकर, और हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अडल्ट्री कानून बनाए और बाद में रद्द भी कर दिए, पर ये भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हिबा। हिबा क्या होता है बेसिकली, जैसे मुस्लिम मुस्लिम को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं। उस गिफ्ट में जो इनके पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, जो इनकी कमेटी होती है, मदरस, ये जो जैसे वक्फ कमेटी और ये सब जो कमेटियां इनकी बनी हुई है, उसको 1% टैक्स जाता है, गवर्नमेंट को मिलता है 0। और इसकी जगह आप हिंदुओं की तरफ देखो, अगर प्रॉपर्टी हम गिफ्ट ही क्यों ना करें, पर उसकी रजिस्ट्री करा के प्रॉपर टैक्स देना पड़ता है, पर इन्हें नहीं। ये प्रॉपर्टी ऐसे ही दे सकते हैं, 0 टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को। दूसरी तरफ जब बात आएगी, भाई क्रिमिनल लॉ भी फिर वही मानो, नहीं, क्रिमिनल लॉ वो चाहिए जो सेकुलर के हैं, जो सभी के लिए है। जैसे कि अगर कोई इंसान चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो शरीयत के हिसाब से उसको दोनों हाथ काट देने चाहिए, वो नहीं चाहिए। अगर चोरी करता उसके लिए चाहिए कि हाँ 2 महीने सजा काट लेंगे हम, वो वाला चाहिए। अ, उसके आगे बढ़ के, जैसे कोई इंसान शादीशुदा है और उसके एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, या शादी से पहले एडल्ट्री अफेयर्स हैं उसके कहीं पे, तो उसकी सजा है कि उस इंसान को पत्थर मार मार के मार दिया जाए, वो भी नहीं चाहिए। उसके लिए सिंपल सजा चाहिए, 1 साल 2 साल की जो सजा होती है, वो भी मर्दों को होती है, औरतों को तो होती नहीं हमारे यहाँ पे। तो ये सब कानून नहीं चाहिए। पर उधर चाहिए, 4 शादी वाला चाहिए, हिब्बा चाहिए, और
लड़कियों की एज डिसाइड ना हो, जैसे हमारे यहाँ तो है ना कि 18 साल से पहले लड़की नाबालिग है ना, उधर नहीं है ये महकमा। तो इस यही है बेसिकली जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी जस्टिस सूर्यकांत आज बात कर रहे थे। अब इसमें अब देखिए ना, इन्होंने शरीयत का भी बेस्ट रख लिया और सेकुलरिज्म में भी जो बेस्ट है, यानी कि बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। और हमें ज्ञान देते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। अरे भाई, हमारे लिए है क्या संविधान में? जो संविधान से चलेगा तो सबके लिए बराबर करो। अगर संविधान से ये देश चलेगा तो सबके लिए बराबर करो। हालांकि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी कि ये कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद ये जो अपना यूसीसी है ये लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर लागू करे कौन? सबके तो ये वोट बैंक बने बैठे हैं। बीजेपी आज करके करने की कोशिश कर ले ना, देश में दंगा करा दे पप्पू जैसे लोग, और ये 57 के 57 मुस्लिम देशों में ना आवाज उठनी शुरू हो जाए मुस्लिमों को, तो मुस्लिम मुस्लिम पर अत्याचार हो गया भारत में, ये हो गया, डिक्टेटर है मोदी, हिंदू है, ये वो। अरे भाई, इसमें बताओ अब क्या आपके सामने है? और ये बातें जानने के बावजूद अगर कोई इंसान कांग्रेस को वोट कर रहा है या उसकी तरफदारी कर रहा है तो भाई, और वो हिंदू है, तो भाई आप अपना डीएनए चेक करवा लो। मे बी बाय डिफॉल्ट आप, आपके सरनेम के उस हिसाब से, आपके जाति के हिसाब से आप हिंदू होंगे, पर आपके अंदर कहीं ना कहीं है मौलवीपना ही। यार, कैसे आप इन सब चीजों को समर्थन कर सकते हो? बेसिकली ये सेकुलरिज्म और ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये चीजें घुसेड़ी गई, ये आई कहाँ से? अब जो नेहरू जी थे वो वेस्टर्न लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस तो थे ही, आपको पता ही है चाचा नेहरू के किस्से। पर ये जो सेकुलरिज्म की और शुरुआत हुई, सेकुलरिज्म बेसिकली कोई बैड चीज नहीं है। सेकुलर सेकुलर का मतलब है कि जो सरकार है या स्टेट बॉडी है उसकी नज़र में सभी बराबर होंगे। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि हमारे नेहरू जी इन्फ्लुएंस तो थे ही, तो ये सेकुलरिज्म की जो शुरुआत हुई थी ये फ्रांस से हुई थी। कैसे हुई थी वो मैं बताता हूँ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बेसिकली फ्रांस में क्या होता था, तीन स्टेट रूल था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट स्टेट थी उसमें ये था कि जो चर्च में काम करते हैं या चर्च से कनेक्टेड लोग हैं उन पर 0% टैक्स होगा, पर फैसिलिटीज उनको सारी मिलेंगी। उसके बाद जो सेकंड क्लास है, जो राजे महाराजे थे वहाँ के, उनको भी फैसिलिटी सारी मिलेंगी, पर टैक्स उनको, उनके ऊपर ना मात्र होगा। और उसके बाद आती है थर्ड क्लास, आम लोग, 90 से 95%। फैसिलिटी भी उनको कम मिलेंगी, फैसिलिटीज भी, और टैक्स भी उन पे, उनका खून चूसा जाएगा। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और ये सेकुलरिज्म का वहाँ से सब चला। तो नेहरू जी इन्फ्लुएंस थे, कहते देश, हाँ सेकुलर देश बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे। उसके बाद वो आसपास के मुसलमानों ने बताया, भाई अगर आप सेकुलर बनाओगे तो मुसलमानों के लिए आप विशेष कानून नहीं बना पाओगे। अम्बेडकर को भी पता लगा कि अगर सेकुलर ही बनवाओ, सेकुलर ही देश बनाओगे तो फिर आरक्षण नाम की कोई बीमारी नहीं दे पाओगे आप देश को। तो चलो, नेहरू जी ने कुछ वहां से पकड़ लिया, कुछ शरीयत का मिला लिया, और ये सब करके हमारा बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन और हमें थमा दिया चूर्ण। अब देखिए ना कि पूरे इंडिया में दो यूनिवर्सिटी हैं ऐसी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसमें हिंदू पढ़ नहीं सकते, पर वो हिंदुओं के टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं उससे ही चलेगी वो। ना वहाँ पे कोई ये मीम भीम बने घूम रहे हैं आज दलित, वो नहीं पढ़ सकते वहाँ पे, सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे वहाँ पे। दूसरा, आप देखिए इनके मदरसे, मदरसों में आप कभी जाके देखिए, मदरसों का ढांचा से लेके, वहाँ पे सफाई करने वाले से लेके, वहाँ पे खाना बनाने वाले से लेके, वहाँ पर जो पढ़ाते हैं उनसे लेके, उन सब के पैसे मेरे आपके हिंदुओं के टैक्स पेयर के पैसों से चल रहा है वो। और चलो ये सारा कुछ भी कर लिया, चलो ठीक है, पढ़ाने के लिए कर लिया, पर पढ़ा क्या रहे हैं उसमें, मदरसों में पढ़ा क्या रहे हैं कि धरती चपटी है? और कट्टर बना रहे हैं जो मतलब जो मुस्लिम लड़कों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनका। और वो करने के पैसे कौन दे रही है? सरकार। सरकार के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मेरे और आपसे। और हमें क्या मिल रहा है उससे? और उसके बावजूद
हिंदू ने नाश कर दिया देश में, हिंदू तो गौमूत्र है, ये फलाना वो बकवास करते हैं ये आगे। और एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि चलो यूसीसी मतलब लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया, पर भाई हमें ये जानना है कि वो पास होने के बाद भी क्या आर्टिकल 29 और 30 रिमूव होगा कि नहीं होगा। आर्टिकल 29 और 30 में बेसिकली यही है, इनके लिए माइनॉरिटीज के लिए इतने इतने कानून बनाए हुए हैं, सरकारी पैसा इनके पास जाता है इंस्टीट्यूशन पे। अब देखिए ना कि मदरसों में बिल्डिंग भी सरकार बनाएगी, सफाई वाले के पैसे, खाना बनाने वाले के पैसे, स्टेशनरी जो जो वो मिलती है ना इनको, नोटबुक से लेके पेन से लेके पेंसिल से लेके रबड़ से लेके बैग से लेके सब सरकार देगी। दूसरी तरफ आपने उसी टाइम के कानून है ये, दूसरी तरफ आपने बनवाया हिंदू, सॉरी, दूसरी तरफ आपने दिया राइट टू एजुकेशन, उसमें क्या है कि जो हिंदू इंस्टीट्यूट हैं उसमें 25% बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। अब मान के चलिए मैं हूँ एक इंसान यहाँ है, मुझे तो 25% बच्चों को भी फ्री में पढ़ाना है, और ना सरकार कोई फैकल्टी देगी मुझे, ना मेरी बिल्डिंग सरकार बनाएगी, ना सरकार मेरे जो एम्प्लॉय हैं उनको पेमेंट देगी। दूसरी तरफ सरकार बिल्डिंग भी बनाएगी, एम्प्लॉय को पेमेंट भी देगी, सब कुछ देगी, और आपको किसी को फ्री में भी नहीं पढ़ाना। तो ये चलेगा या मैं चलूंगा? कितने दिन चलूंगा मैं? खत्म हो गए हिंदू इंस्टीट्यूट, कहाँ है गुरुकुल आज? और इसके बाद हमें आगे कहते हैं कि 70 साल में हमने क्या नहीं किया। बहुत कुछ किया भाई, तुमने नस्ल बर्बाद कर दी हिंदुओं की, बहुत कुछ किया है तुमने। कौन कहता है नहीं किया? किया है तुमने, सिस्टमेटिकली तुमने नस्ल खराब की है हिंदुओं की। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आज जो सीबीएसई है उसने जाके कोर्ट में माफी मांगी, जो उन्होंने चैप्टर ऐड किया था करप्शन इन जुडिशरी में, उधर आप माफी मांग रहे हो, और दूसरी तरफ एक और स्कैंडल हो जाता है। वो जो सीबीएसई का पेपर है उसके ऊपर जो क्यूआर कोड होता है, आप ये देखिए फोटो में, तो इस क्यूआर कोड को बेसिकली आप स्कैन करते हो तो गाने बजने शुरू हो जाते हैं। अब मेरा एक सवाल है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप कितना मतलब नाश करवाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे? आपकी यूजीसी पे धज्जियां उड़वाई उसने, अब ये माफी मांगी कोर्ट में जाके। उसके बाद जो वो नीट का पेपर लीक हुआ, अरे भाई कब तक? क्यों नहीं हटा रहे धर्मेंद्र प्रधान को? मोदी साहब ये चीजें डिफेंड करनी मुश्किल हो जाती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जनाब। जो वॉर वॉर चल रहा है ईरान इजराइल और ये अमेरिका के बीच में, तो यूएई के जो एम्बेसडर थे भारत में, यूएई के मतलब जो दूतावास में चीफ सेक्रेटरी थे पूर्व, उन्होंने एक पता नहीं अजीब सा बयान दिया है कि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक कॉल कर दें इसराइल को और ईरान को तो वार रुक जाएगी। ये कुछ ज़्यादा हो गया जनाब। पता नहीं तो वो ट्रंप को छिड़ाना चाहता है या हमारे यहाँ राहुल गांधी को छिड़ाना चाहता है, भगवान जाने, पर ये कुछ ज़्यादा हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं जो नया सुप्रीम लीडर बना है मुस्तफ़ा खमीनी। अब सभी को पता है ईरान के सुप्रीम लीडर और उसके उसके मतलब बच्चे और वाइफ और ये सब पहली स्ट्राइक में ही इसराइल ने मार दिए थे, इसराइल या अमेरिका ने मार दिए थे। तो उसके बाद और जो ये नया सुप्रीम लीडर इनका बना है मुस्तफ़ा खमीनी, ये भी इंजर्ड हो गया था। अब इसराइल, एज पर इसराइल मीडिया, वो कह रहे हैं कि इतना इंजर्ड हो गया तो इसका एक पैर काटना पड़ गया है। तो अभी उसकी जैसे हमारे यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो उसको शपथ लेनी पड़ती है, ओथ लेनी पड़ती है। इनका अलग है, इनका अलग है। यहाँ पे जनता, चीफ जस्टिस, सरकारी इंस्टीट्यूट जितने भी हैं आईआरजीसी से लेके और जो इनकी आर्मी है, सब शपथ लेते हैं लीडर के लिए, हम आपके वफादार रहेंगे। इनका उल्टा है। तो अभी जो वो जो सेरेमनी हुई उसमें वो आया नहीं, ये मुस्तफ़ा कमीनी। अब कयास लगाए जा रहे हैं, पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ये
इन सब थ्योरियों में बिलीव नहीं करता, वो जिंदा भी हैं कि नहीं भगवान जाने। पर वो आए नहीं वहां पे। आप ये वीडियो देखिए, उनकी बकायदा उनकी फोटो रख के सबने शपथ लिया। आप इस वीडियो में देखिए। پس از بررسی های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال، در اجلاسی فوق‌العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری و عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعریف। अब बात कर लेते हैं ये मतलब है कौन। ये लड़का है उसका जो पुराना इनका सुप्रीम लीडर था खमीनी, उसका लड़का मुस्तफा खमीनी ये लीडर है। पर ना तो इनकी आज तो कोई पब्लिक स्पीच है, ये अपॉइंटेड है, इलेक्टेड तो है नहीं, ना कोई पब्लिक स्पीच है, ना लोगों से इतनी इंटरेक्शन है। ये बेसिकली पहले पहले कहाँ काम कर रहा था, ये काम कर रहा था वाइट स्क्वाड में। इसका काम होता है औरतों के बुरका चेक करना, किसी का बुरका 1 इंच नीचे तो नहीं है, किसी का ऊपर तो नहीं है। ये हजारों लड़कियों को इसने मारा है। बेसिकली एक बुच्चर गया है, दूसरा बुच्चर आया है। और ये कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने देश में अभी 1 महीना पहला 30,000 लोग मारे थे। तो कोई लेफ्ट का मीडिया, ये जो भारत में अभी नए नए बन रहे हैं, किसी ने वो कवर नहीं किया। अभी 100, 150, 200 लोग पता नहीं मर गए, सब चिल्लाने लग गए। जो 200 मरे हैं तकलीफ उनकी भी है, पर वो 30,000 भी मरे हैं, वो भी आप कवर करो भाई। उनकी बात कौन करेगा? तो पता नहीं ये जो भी इनका सुप्रीम लीडर है, ये अब जिंदा है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर मान लो कि ये भी मर गया है, जो इनका नया सुप्रीम लीडर है, और पुरानी इनकी पूरी लीडरशिप, आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप मार दी गई है, तो ईरान को इस वॉर में चला कौन रहा है? अब देखिए, क्योंकि पूरे टॉप लीडरशिप आईआरजीसी की मार दी, मतलब इनकी आर्मी जो लड़ रही है उसकी मार दी, सुप्रीम लीडर को मार दिया, टॉप ब्रास पूरी तरह से खत्म कर दी है। तो चला कौन रहा है? तो अभी ईरान को चला रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है मीडिया में, कितना सच है कितना झूठ वो भगवान जाने। पर तो बताया जा रहा है कि आयतुल्ला खमीनी ने मरने से पहले ही उसको कयास था कि हो सकता है, क्योंकि वो अटैक पे था, वो रडार पे था, उसको मारना ही था। तो उसने मरने से पहले ही अपॉइंट कर दिया था इसको, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी है, इनके नाम है अली लहर जानी। इसको अपॉइंट कर दिया था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मतलब इसके पास कंट्रोल आ जाएगा। अभी है कौन? ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एजुकेटेड और क्वालिफाइड इंसान है, और इसके आर्टिकल और इसके नोट्स लिखे हुए वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर भी पढ़ाया जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है, सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है। अब मुझे समझ में नहीं आता, या तो वो जो कर्नल कर्नल रैना शायद कहते होते हैं कि देश का जो पार्टीशन हुआ था वो आईक्यू के आधार पे हुआ था, और ये डिसीजन देखते हुए पक्का मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है बात सही हो। अब देखिए, सऊदी के साथ पैक्ट किया पाकिस्तान ने। अब सऊदी की लड़ाई किससे होगी? इजराइल से तो लड़ेगा नहीं सऊदी, अमेरिका से तो लड़ेगा नहीं, और लड़ भी लेगा तो पाकिस्तान का घंटा उखाड़ देगा इजराइल और अमेरिका का। सऊदी की लड़ाई होगी या तो ईरान से या यमन से, और ये शिया मेजोरिटी देश हैं, और पाकिस्तान के अंदर खुद 25% शिया हैं। तो अगर ईरान और यमन के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, तो देश के अंदर क्या होगा? या फिर लड़ेगा कतर और यूएई से, और कतर और यूएई के बिना पाकिस्तान के पास है क्या? वहां से तो भीख मांग के गुजारा होता है।
चलिए, इन्होंने पैक्ट किया। अब आप ये देखिए, इस पैक्ट के अनुसार वहां पे आसिम मुनीर गया सऊदी में बात करने। वहां पे जो उनके टॉप लीडर है वो मोहम्मद बिन सलमान, वो तो मिले नहीं, पर डिफेंस मिनिस्टर या किसी से सलमान बिन ने कह दिया होगा कि अपना बता दो इसको जो जो करना है काम। नौकर है और नौकर से थोड़ी अब वो। तो सऊदी ने चलो जो भी बताया है, उन्हें क्या क्या चाहिए, कितने सोल्जर्स चाहिए या पायलट चाहिए या डिफेंस सिस्टम चाहिए, जो भी। उसके बाद जो पाकिस्तान ने शर्तें रखी हैं, वो शर्तें आप सुनिए, मतलब ये कितने बड़े भिखारी हैं। आप इन शर्तों से अंदाजा लगा लोगे इस बात का। सबसे पहले तो सऊदी जो है वो पाकिस्तान के बैंक में पैसे रखता है, और उस पैसे से बेसिकली पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट और ये सब है वो स्टेबल रहती हैं, जिससे आईएमएफ उनको लोन दे देता है। और वो पैसा कितना है, कुछ है 5-10 बिलियन डॉलर है। तो सऊदी क्या करता है, साल दर साल उसका ब्याज लेता है। हालांकि ब्याज हराम है इस्लाम में, पर वो तो हमारे आपको कहने के लिए है ना। साल बाद हमसे हिसाब मांगना, बस पहली शर्त तो ये है। दूसरा 1.2 बिलियन की क्रेडिट लाइन है तेल की, पाकिस्तान को जो तेल लेता है पाकिस्तान सऊदी से, उसको कह रहा है कि 5 बिलियन की कर दो। तीसरा, पाकिस्तान एक इस्लामिक बॉन्ड बना रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस ने चूर्ण चटा दिया था कि हमारे टाइम में 60 रुपए लीटर था, पर अब ऑयल बॉन्ड कितने बेच के गए थे, उसका पैसा किसने चुकाया, ये कौन बताएगा। वो मोदी ने भी उतारा है, जो आप ऑयल बॉन्ड बेच बेच के इलेक्शन से पहले। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक बॉन्ड बना रहा है, और वो चाहता है, पाकिस्तान शर्त रखी है। अब पाकिस्तान का बॉन्ड खरीदेगा कौन। पाकिस्तान चाहता है कि जो सऊदी है वो, सऊदी अरेबिया है वो गारंटर बन जाए बीच में, कि हमारे बॉन्ड हम जिसको भी बेच रहे हैं। अब जिस टाइम वो बॉन्ड जिसने भी खरीदा, वो बाद में जब पैसे मांगेगा, तो पाकिस्तान सऊदी गारंटर है। अगर पाकिस्तान पैसे नहीं देगा तो सऊदी देगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, सऊदी इसमें से एक भी शर्त नहीं मानने वाला। ऊपर से ये जाएंगे भी वहां बोरिया बिस्तरा लपेट के, क्योंकि नौकर हैं, भिखारी हैं, औकात तो है नहीं कुछ। चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। टॉपिक्स तो और भी थे, पर अगली वीडियो में कवर्स करेंगे इन सब बातों को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।